सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जो खुद किसी की मिल्कियत हो, क्या वो एक पूरे साम्राज्य का मालिक बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब गुलाम ही सुल्तान बने। जी हां, आज हम दिल्ली सल्तनत के उसी गुलाम राजवंश की उस अद्भुत कहानी को समझेंगे जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? गुलामों से बना एक राजवंश पूरे 84 साल तक, लगभग एक सदी तक कैसे टिका रहा? इसका जवाब देखिए सिर्फ तलवार के जोर में नहीं है, बल्कि ये वफादारी, सियासत और हाँ, धोखे की एक ऐसी दास्तान है जो किसी को भी हैरान कर देगी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, मामलुक। अब ये एक अरबी शब्द है जिसका सीधा साधा मतलब होता है गुलाम, या जिस पर किसी का अधिकार हो। लेकिन यहां एक पेंच है। ये कोई आम गुलाम नहीं थे, ये वो खास सैनिक थे जिन्हें खरीदा तो जाता था, पर अपनी काबिलियत के बल पर ये फौज में बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंच सकते थे। सोच के देखिए, एक गुलाम से जनरल तक का सफर। और जैसा मैंने कहा, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी। इस राजवंश ने 1206 से लेकर 1290 तक, यानी पूरे 84 साल दिल्ली पर हुकूमत की। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गुलाम सुल्तान बने, फिर साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, सुल्तान और चहलगानी यानी उन 40 सरदारों के बीच पावर स्ट्रगल की बात करेंगे, बलबन की आयरन फिस्ट पॉलिसी को समझेंगे, उनका शासन करने का तरीका क्या था, और आखिर में मामलुकों ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी, इस पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी किस्मत ने उसे गुलामी से उठाया और सीधा सीधा सुल्तानी तख्त पर बैठा दिया। इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इस वंश के फाउंडर। कभी मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए। इतने दरिया दिल थे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, यानी लाखों का दान देने वाला। आज दिल्ली की शान जो कुतुब मीनार है, उसकी नींव भी ऐबक ने ही रखी थी। पर किस्मत देखिए, सिर्फ 4 साल ही हुकूमत कर पाए। पोलो यानी चौगान खेलते हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ऐबक ने नींव तो रख दी, बिल्कुल, लेकिन इस सल्तनत को एक ठोस, एक मजबूत साम्राज्य में बदलने का क्रेडिट किसी और को जाता है। एक ऐसे सुल्तान को जिसे दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। और वो थे इल्तुतमिश। उन्होंने सबसे पहले तो राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली को बनाया और उसे पावर का नया सेंटर बना दिया। फिर सल्तनत की अपनी करेंसी शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ऐबक का अधूरा काम यानी कुतुब मीनार, उसे भी पूरा करवाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा और आगे चलकर सबसे विवादित कदम था चहलगानी का गठन। ये उनके 40 सबसे वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था जिसे उन्होंने अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए बनाया था। और बस यहीं से कहानी में एक जोरदार मोड़ आता है। सोचने वाली बात है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो चहलगानी बनाई गई, वही आगे चलकर सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। इल्तुतमिश ने शायद अनजाने में ही एक ऐसी ताकत को पैदा कर दिया था जो अब खुद सुल्तानों को तख्त पर बिठाने और उतारने का दम रखती थी। तो यहां से शुरू होती है सत्ता की असली खींचातानी। एक तरफ था सुल्तान का तख्त और दूसरी तरफ थे वो 40 सरदार जो अब खुद को किंगमेकर समझने लगे थे। इल्तुतमिश के 25 साल के मजबूत शासन के बाद सल्तनत का हाल देखिए, अराजकता साफ दिखती है। रजिया सुल्तान सिर्फ 4 साल, बहराम शाह 2 साल, मसूद शाह 4 साल, मतलब कोई भी सुल्तान टिक ही नहीं पा रहा था। और इन सब के पीछे एक ही ताकत थी, चहलगानी। हाँ, नासिरुद्दीन महमूद 20 साल तक तख्त पर जरूर बैठे, पर सच तो यह है कि वो सिर्फ नाम के सुल्तान थे, एक कठपुतली। तो लड़ाई बिल्कुल साफ थी, 2 ताकतों के बीच। एक तरफ सुल्तान जिसके पास तख्त था, फौज थी, और दूसरी तरफ थी चहलगानी जो अब यह तय करती थी कि अगला सुल्तान बनेगा कौन और एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे। ये सत्ता पर कब्जे की सीधी सीधी टक्कर थी। और इस टकराव का सबसे बड़ा, सबसे दुखद शिकार हुई रजिया सुल्तान, अपने पिता इल्तुतमिश की चुनी हुई उत्तराधिकारी और दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक। वो हर तरह से काबिल थीं, लेकिन चहलगानी के सरदारों को एक औरत से हुक्म लेना गवारा नहीं था। उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं था, पर उनका औरत होना, बस यही उनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बन गया और उन्हें तख्त से हटा दिया गया। इस पूरी अराजकता और पावर स्ट्रगल को खत्म करने के लिए अब एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो लोहे जैसी सख्ती से काम ले।
और फिर वो शासक आया, और मजेदार बात यह है कि वो खुद चहलगानी के बीच से ही निकला था। ये थे ग्यासुद्दीन बलबन। उन्होंने सुल्तान की खोई हुई पावर को वापस लाने के लिए एक नया थ्योरी पेश किया। सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर खुदा की परछाई है, यानी जिल्ले इलाही। मकसद बिल्कुल साफ था, सुल्तान के ओहदे को इतना ऊंचा, इतना पवित्र बना दो कि कोई भी सरदार उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना कर सके। और इस थ्योरी को जमीन पर उतारने के लिए बलबन ने कमाल की सख्ती दिखाई। दरबार में सिजदा और पैबोस लागू कर दिया, यानी हर किसी को सुल्तान के सामने झुकना होगा, उनके कदम चूमने होंगे। जो भी सर उठाता उसके लिए थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, खून और लोहा, मतलब सीधी मौत। एक एक करके उसने उसी चहलगानी ग्रुप को कुचल डाला जिसका वो कभी खुद हिस्सा था। और हाँ, इसके साथ साथ उसने मंगोल हमलों से बचने के लिए सल्तनत की सीमाओं को भी बहुत मजबूत किया। तो ये तो थी तख्त के लिए लड़ाई की कहानी, पर इस पूरी पॉलिटिकल उठापटक के बीच आखिर ये राजवंश शासन कैसे चला रहा था? चलिए अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उस वक्त के समाज पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ऊपर तो सुल्तानी था, सारी पावर उसी के हाथ में। लेकिन उसकी मदद के लिए एक पूरा सिस्टम था। जैसे प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे, आर्मी चीफ को आरिज़ मुमालिक और चीफ जज को काजी उल कुज़्ज़ात। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे ये लोग अपने साथ सेंट्रल एशिया से लेकर आए थे। और अगर उस दौर के समाज को देखें तो असलियत सामने आती है। पावर जो थी वो मुट्ठी भर, सिर्फ 10% तुर्क रूलिंग क्लास के हाथ में थी। उनके नीचे आते थे लगभग 20% भारतीय मुसलमान और फिर 70% की विशाल हिंदू आबादी। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि ये एक बहुत छोटे से ग्रुप का शासन था जो एक बहुत बड़ी आबादी पर हुकूमत कर रहा था। तो सवाल यह है कि पूरे 84 साल के शासन के बाद आखिर इस गुलाम वंश ने हिंदुस्तान के लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी देन शायद दिल्ली को हिंदुस्तान की परमानेंट राजधानी बनाना था, जो आज तक है। उन्होंने इक्ता प्रणाली जैसा एक नया प्रशासनिक ढांचा और एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई, जिसने आने वाले कई साम्राज्यों के लिए नींव का काम किया। और हाँ, आर्किटेक्चर में भारतीय और इस्लामी स्टाइल्स का जो खूबसूरत मिलन उन्होंने शुरू किया, उसकी सबसे शानदार मिसाल तो आज भी कुतुब मीनार की सूरत में हमारे सामने खड़ी है। लेकिन इस कहानी का अंत भी एक विरोधाभास है। जिस बलबन ने लोहे के दम पर सल्तनत को स्टेबल किया था, उसकी मौत के बाद पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिर्फ 3 साल, बस 3 साल के अंदर उसके पोते का कत्ल हुआ और इसी के साथ 84 साल पुराने गुलाम वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या किसी एक इंसान की असीमित ताकत, एब्सोल्यूट पावर, स्टेबिलिटी लाती है, या फिर वो अपने ही विनाश के बीज बो देती है? गुलाम वंश का उठना और फिर गिरना शायद इसी सवाल का एक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो सदियों बाद भी उतना ही सच लगता है।